देखो आज से हम लोग को स्टार्ट करना है थ्योरी ऑफ डिमांड। ये हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर होता है। इससे पहले भी एक चैप्टर होता है, वो उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में दिया होता है, जो ऑलरेडी आप क्लास 11 से पढ़ के आए हो, तो इसके उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग चलें तो एक चैप्टर एक्स्ट्रा बनता है, बट हम लोग उसको इग्नोर करके हम लोग डिमांड को पहला चैप्टर मानते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड। अगर हम मार्क्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये जो डिमांड चैप्टर है, इसके अलावा एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसके अलावा एक कंज्यूमर बिहेवियर है। देखो जब आप जो बोर्ड की तरफ से मार्क्स का आता है बाइफर्केशन, जब आप उसमें देखोगे तो कंज्यूमर बिहेवियर अलग से मेंशन नहीं होगा, वो इसी डिमांड चैप्टर का ही पार्ट समझ लिया जाता है। और एक सप्लाई चैप्टर है। ये चार चैप्टर का कंबाइंड वेटेज है 15 मार्क्स। ठीक है, अब इसमें इंटरनल कोई इन्होंने नहीं बताया है कि हो सकता है वो कभी सप्लाई से ज्यादा दे दें, कभी डिमांड से ज्यादा दे दें, कभी कंज्यूमर बिहेवियर से ज्यादा दे दें। मेन ये बताया कि इन चार का जो कंबाइंड वेटेज बनेगा वो 15 मार्क्स का बनेगा। तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड से। और पहली चीज आप याद रखो कि जब आप डिमांड चैप्टर पढ़ रहे हो तो डिमांड चैप्टर बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। कभी भी डिमांड चैप्टर पढ़ने के टाइम आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर सेलर तो ये चाहता था, सेलर का तो नुकसान हो जाएगा। सेलर क्या चाहता है, सेलर के लिए क्या अच्छा है, सेलर के लिए क्या गलत है, उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर सप्लाई। यहां पे हम लोग सेलर का पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं, बट यहां पे हम लोग सिर्फ बायर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, आपको सिर्फ बायर्स का पर्सपेक्टिव देखना है। सेलर क्या चाहता है, सेलर को फायदा है या नुकसान है, वो नहीं सोचना है। और दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि यहां पे हम लोग इंडिविजुअल बायर की या तो बात करते हैं या फिर हम लोग एक मार्केट कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि ये माइक्रो का एग्रीगेशन जो होता है वो लिमिटेड होता है। माइक्रो या तो आपके इंडिविजुअल बायर पे फोकस करता है, ठीक है, इंडिविजुअल सेलर पे फोकस करता है, या फिर अगर ये एग्रीगेट करता भी है तो ये मार्केट के लेवल तक पहुंचता है। अब मार्केट क्या होती है, ये डेफिनेशन भी क्लास 11 में हम लोग पढ़ के आए हैं। इज एन अरेंजमेंट वे बायर्स एंड सेलर्स मीट एंड स्ट्राइक अ डील। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो एक सेटअप है जहां बायर्स और सेलर्स मिलते हैं। मतलब मार्केट बायर और सेलर को मिला के बनती है, जहां वो एक साथ आते हैं। तो जाहिर सी बात है वहां पे मैनी बायर्स हो सकते हैं और मैनी सेलर्स हो सकते हैं। बट एक मार्केट, आप सिर्फ एक मार्केट आप कंसिडर कर रहे हो ना। तो अगर आप एक कंट्री की बात करो, कंट्री में एक मार्केट बहुत छोटा सा पार्ट होती है। तो आपने अगर एग्रीगेट किया तो बस मार्केट लेवल तक गया। तो या तो आप एक इंडिविजुअल बायर का बिहेवियर समझोगे, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड का बिहेवियर समझोगे, या फ्यू बायर्स इन अ मार्केट, या ऑल द बायर्स इन अ मार्केट, जितने भी मार्केट के अंदर बायर्स हैं बस उनका बिहेवियर समझोगे। और उस बिहेवियर को फिर आप जो है एक जनरल बिहेवियर के साथ अज्यूम कर उस पर थ्योरी डेवलप कर लेते हो। तो एक चीज समझना कि यहां पे जो हम लोग थ्योरी इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, दो तीन चीजें। एक तो ये जनरल बिहेवियर पे होती है, ठीक है, कि एक बंदा ऐसे बिहेव कर रहा है मतलब मोस्टली ऐसे ही बिहेव कर रहे होंगे, पहली चीज। तो उसमें एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जनरल बिहेवियर जो हो वो सबका ही वैसा बिहेवियर हो। जैसे नॉर्मली आदमी क्या करता है, कम प्राइस पे ज्यादा खरीदता है, बट ये जरूरी नहीं है कि सब कोई ऐसा करे। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कम प्राइस पे कम खरीदेंगे। हमसे मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात ही नहीं कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का गुड है, फिर भी अगर प्राइस कम होगा तो आप ज्यादा खरीदोगे, प्राइस ज्यादा होगा तो आप कम खरीदोगे। बट कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कम प्राइस पे कम खरीदेंगे, ज्यादा प्राइस पे ज्यादा खरीदेंगे। तो वो एक्सेप्शनल है, उन्हें कहते हैं इरैशनल। हम लोग इकोनॉमिक्स में इरैशनल बिहेवियर्स को इग्नोर करते हैं, याद रखना। एक्सेप्शंस को कंसिडर नहीं करते हैं कि अरे सर ये तो ऐसे हो गया। तो आप एक थ्योरी को पर्सनली एक एक पे अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ पे अप्लाई हो, कुछ पे अप्लाई ना भी हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं, ये एक जनरल थ्योरीज होती हैं, एक जनरल बिहेवियर की बात हो रही है। ठीक है, आप एक इंडिविजुअल बायर या एक मार्केट में जितने बायर हैं उनके बिहेवियर को समझ के एक जनरल स्टेटमेंट दे रहे हो, तो जरूरी नहीं है वो सबका बिहेवियर हो। ठीक, दूसरी चीज याद रखना कि इकोनॉमिक्स में आपकी सारी चीजें अजम्पशन पे चलती हैं।
जो भी थ्योरी है वो यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल होने का मतलब कि सबके लिए एक जैसे नहीं, अजम्पशंस के साथ चलती है इकोनॉमिक्स, आप कंडीशंस अज्यूम करके चलते हो, ठीक है। तो कोई भी इकोनॉमिक थ्योरी वो अजम्पशंस के साथ ही चलती है, उसमें कई अजम्पशंस होते हैं, जब वो अजम्पशंस पूरे होंगे तभी आपकी थ्योरी सही होगी, अदरवाइज वो थ्योरी एप्लीकेबल नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये दो चीजें याद रखना है। तो बीच बीच में कंफ्यूज मत होना कि सर उन पे तो ऐसा नहीं होता, हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि वो हर इंडिविजुअल पे अप्लाई हो, अगर वो आप पे अप्लाई नहीं हो रहा है इसका मतलब आप इरैशनल हो, आप मिस्टर बीन्स हो टाइप के, ऐसे समझ लो, ठीक है। अगर इसकी जो थ्योरी जो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं जनरल बिहेवियर है, एक रैशनल बंदा कैसे बिहेव करेगा, एक रैशनल बायर एक रैशनल सेलर कैसे बिहेव करेगा, ये वो थ्योरीज हैं। तो अगर आप उन थ्योरीज में फिट नहीं हो रहा तो थ्योरी नहीं गलत है, आप गलत हो, आप इरैशनल हो, ठीक है। चलो भाई, तो देखते हैं हम लोग सबसे पहला वर्ड डिमांड। डिमांड को समझने के लिए हम लोग एक दो चीजों को समझते हैं। पहला टर्म देखो जरा, डिजायर। डिजायर होता है कि हम क्या चाहते हैं, और हम क्या चाहते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है, हम कुछ भी सोच सकते हैं ना, सोचने पे पैसे नहीं पड़ते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा कि आपको सोचने पे कभी पैसा नहीं पड़ता, आप क्या नहीं सोच सकते हो, आपको कहाँ घूमना है, ठीक है। हम लोग रोज रात में मेरे सारे दोस्त इकट्ठा होते हैं, रोज हम लोग सोचते हैं कि चलो आज मुंबई घूमने जाएंगे, और इस बार यहाँ घूमने जाएंगे, खूब लंबी लंबी प्लानिंग होती है। सोची तो रहे ना, प्लान ही तो करें ना, कौन से पैसे पड़ रहे हैं। तो डिजायर हो जाता है कि आप क्या प्लान कर रहे हो, आप रोज प्लान कर रहे हो, कभी आप प्लान कर रहे हो विद फैमिली, सारे दोस्त कहाँ जाएंगे, दार्जिलिंग जाएंगे, कभी कहाँ जाएंगे, नैनीताल जाएंगे, कभी कहाँ शिमला जाएंगे, कभी मुंबई जाएंगे, आप सोच रहे हो, ठीक है। ये कार खरीदेंगे, वो घर खरीदेंगे, ऐसे करेंगे, वो आपकी डिजायर हो गई। तो डिजायर की तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप जितना चाहो उतना सोच सकते हो। बट होता क्या है, कुछ ऐसे डिजायर्स होते हैं जिनके लिए आप एफर्ट्स लगाते हो। तो आपने कहा नहीं यार मुंबई जाना है, ठीक है भाई, टिकट करा लिया, चलो, एफर्ट्स लग गए। तो जब डिजायर्स के साथ एफर्ट्स ऐड हो जाते हैं तो वो कहलाती हैं आपकी इफेक्टिव डिजायर। देखो डिजायर्स को तो हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग इफेक्टिव डिजायर्स को कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये इफेक्टिव डिजायर्स कहलाती हैं वांट्स। और ह्यूमन वांट्स के बारे में आप क्लास 11 में पढ़ के आए हो, ठीक है। ये वांट्स कहलाती हैं, ठीक, कि वो डिजायर जिनके लिए आप एफर्ट लगाने को रेडी हो। तो डिमांड का जो पहला कंपोनेंट होता है वो वांट। पहला कंपोनेंट क्या होता है, वांट। लेकिन सिर्फ वांट अकेले काफी नहीं है, वांट के बाद दूसरा आता है एबिलिटी, कि आपके पास पैसा है कि नहीं है, एबल होना जरूरी है। भाई आप एफर्ट तो लगाने को तैयार हो, आप ट्रेन का टिकट भी बुक कराने पहुंच गए आपके पास, लेकिन पैसा ही नहीं है, ठीक। और एबिलिटी के बाद एक तीसरा टर्म जुड़ता है विलिंगनेस, कि अगर आपके पास पैसा है तो क्या उस पैसे को वाकई आप उस जगह पे खर्चा करने को रेडी हो कि नहीं रेडी हो। कि भाई आपने कहा कार लेनी है, ठीक है, आप शोरूम भी पहुंच गए, आपने रेट भी ले लिया, आपने पैसा भी अरेंज कर लिया, लेकिन जब लेने का टाइम आया तो आप सोच रहे भाई यार ले कि ना ले, अरे यार इससे अच्छा छोड़ो, कहीं और कुछ पैसा को कहीं और इन्वेस्ट कर देते, कुछ और ले लेते। आपने सोचा था एक क्या कहते हैं 40-45 लाख की डिफेंडर खरीदेंगे, ठीक है, 50-60 लाख की आती है, आपने कहा डिफेंडर खरीदेंगे, फॉर्च्यूनर खरीदेंगे, लेकिन जब वाकई पैसा खर्चा करने का टाइम आया आपने सोचा यार इससे अच्छा एक जमीन ना ले लें, एक प्लॉट मिल रहा है वो ले लें। तो विलिंगनेस, तो डिमांड इन तीनों को मिला के बनता है, वांट, एबिलिटी और विलिंगनेस, ठीक। दूसरी चीज डिमांड के बारे में याद रखना, डिमांड जो होता है वो हमेशा प्राइस के रिस्पेक्ट में होता है, विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। मतलब अगर प्राइस नहीं तो डिमांड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि डिमांड एक रिलेटिव टर्म है, ये एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म जो किसी के रिस्पेक्ट में एग्जिस्ट करता है, जो अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करता है। देखो पैसा होता है तो पैसे के हिसाब से आप डिसाइड करते हो ना, खरीदें ना खरीदें, तो वो आपकी डिमांड का पार्ट बनता है। जब आप किसी चीज का पैसा हटा दो, ठीक है, तो जब आप पैसा देखो, जब आप प्राइस होता है तो प्राइस में आप नीड के हिसाब से खरीदते हो, जितनी नीड होगी उतनी ही खरीदेंगे, कम नीड है तो कम खरीदेंगे, ज्यादा नीड है तो ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि हमें उसके लिए पे करना है, तो हम अननेसेसरी पैसा उस पर बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वो नीड मेरी प्रायोरिटी की होगी तो उस पर पहले पैसा खर्चा करेंगे, लेकिन अगर आप प्राइस को हटा दो तो फिर नीड का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। अब तो आप ग्रीड हो गई, आप तो बस सोचोगे कि बटोर लें, फ्री में मिल रहा है बटोर लें, जितना बटोर सकते बटोर लें, तो फिर वो डिमांड का कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं। वो तो आपको फ्री में मिल रहा है तो आपने ले लिया, अब आपको उसकी जरूरत है चाहे नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कोई चीज हम लोग को बहुत सस्ते में मिल रही होती है, फ्री में मिल रही होती है,
हमें जरूरत होती है, नहीं होती है, हम खरीद लेते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये एक मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी भी है जो कंपनीज यूज करती है, कि आपको फ्री में देती हैं, फ्री का लालच देती हैं। तो कोई चीज जब फ्री में मिल रही होती है ना, तो आप अपनी नीड को भूल जाते हो, फिर आप ग्रीड पे, अरे ये सस्ता मिल रहा है खरीद लो, खूब खरीद लो, ठीक है, फ्री मिल रहा है ले लो। लेना एक था लेकिन दो ले लिया, क्यों? क्योंकि फ्री भी मिल रहा है उसके साथ। तो प्राइस के रिस्पेक्ट में हमेशा डिमांड एग्जिस्ट करता है, अगर प्राइस नहीं तो डिमांड नहीं है। फैक्टर्स बहुत से हो सकते हैं जिनसे डिमांड इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन प्राइस का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और जो डिमांड होता है वो हमेशा एक टाइम पीरियड में स्टडी किया जाता है। ठीक है, विद इन टाइम पीरियड। तो विद इन टाइम पीरियड होने का क्या मतलब है कि डिमांड क्या है हमारा? फ्लो कॉन्सेप्ट है। फ्लो कॉन्सेप्ट आप क्लास 11 में पढ़ के आए हो। ठीक है, तो ये डिमांड के बारे में एक बेसिक आइडिया हमको लग गया कि डिमांड जो है वांट, एबिलिटी और विलिंगनेस को मिलके बनता है। और डिमांड हमेशा प्राइस के रिस्पेक्ट में होता है, मतलब ये रिलेटिव टर्म है। डिमांड हमेशा एक पीरियड ऑफ टाइम के में स्टडी किया जाता है, एक पीरियड ऑफ टाइम में एग्जिस्ट करता है, मतलब ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं डिमांड की प्रॉपर डेफिनेशन पे। तो देखो जरा डिमांड की प्रॉपर डेफिनेशन। डिमांड फॉर अ कमोडिटी रिफर्स टू quantities of commodity quantities of a commodity which consumers are willing and able to buy या purchase at various prices या different prices during a given period of time। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमारी लैंग्वेज है थोड़ा बहुत बुक से डिफर कर सकती है। ठीक है, बट आपको एसेंस याद रखना है कि quantities of a commodity consumers are willing and able to buy at various prices या at different possible prices, अलग अलग prices पे, अलग अलग possible prices पे, तो at various possible prices during a given period of time या during a particular period of time। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा डिफर हो सकता है बट एसेंस सेम रहना चाहिए। एग्जैक्टली जब आप डेफिनेशन लिख रहे हो, देखो अभी मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, आपको सिखाना। ठीक है, एग्जैक्ट डेफिनेशन जो होगी वो आपको नोट्स जब मिलेंगे आप उससे लिखो, या आपके पास बुक है, बुक से आप एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरा बिल्कुल भी डेफिनेशन मिसमैच नहीं होना चाहिए, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो ये हमारी डिमांड की डेफिनेशन है, जिसमें आप याद रख सकते हो, हमने प्राइस को भी लिखा है और पीरियड ऑफ टाइम को भी मेंशन किया है। ये सब कीवर्ड्स हैं, मिसिंग नहीं होने चाहिए। हाँ भैया, गिवन पीरियड ऑफ टाइम या पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एक ही चीज होती है, वेरियस प्राइसेस या वेरियस पॉसिबल प्राइसेस एक ही चीज होती है। तो ये हो गई डिमांड की डेफिनेशन। ठीक, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। ये डेफिनेशन याद रखना, क्योंकि इस डेफिनेशन के बेसिस पे कई डेफिनेशन हम लोग की बन जाती है। तो देखो जरा टाइप्स ऑफ डिमांड। सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड। अब जैसा कि हमने बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इंडिविजुअल बिहेवियर को समझते हैं, तो इंडिविजुअल डिमांड जो है सेम यही डेफिनेशन है। इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ कमोडिटी रिफर्स टू क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल कंज्यूमर या इंडिविजुअल बायर is willing and able to buy at various prices during a particular period of time। तो डेफिनेशन में क्या फर्क आया? It refers to quantities of a commodity which an individual buyer is willing and
able to buy at various prices during a particular period of time. ये सिंपल वही डिमांड की डेफिनेशन है, सिर्फ क्या लग गया, इंडिविजुअल बायर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। आप डेफिनेशन देखो, सेम वही डेफिनेशन है, सिर्फ इंडिविजुअल बायर लग गया या इंडिविजुअल कंज्यूमर लग गया, एक ही चीज है, बायर या कंज्यूमर। दूसरा है मार्केट डिमांड। तो हमने बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स या तो इंडिविजुअल बायर या फिर मार्केट लेवल पे जाएगा। तो मार्केट में जितने बायर होंगे उनकी डिमांड। तो डेफिनेशन में क्या फर्क आएगा, क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच ऑल द बायर्स इन द मार्केट ये लाइन लग गई, आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यहां पे इंडिविजुअल बायर की जगह क्या लिख दिया, ऑल द बायर्स इन द मार्केट आर विलिंग एंड एबल टू बाय। तो ये हो गया इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड, जिसमें इन दोनों की डेफिनेशन आपको याद नहीं रखने की जरूरत है। आपको डिमांड की डेफिनेशन याद है, बस आपको ये याद रखना है कहां चेंजेस करने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड क्या होता है, डिमांड फॉर गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर। ठीक है, तो जॉइंट डिमांड क्या है, डिमांड फॉर commodities which are used together। ऐसी चीजों की डिमांड जो एक साथ यूज होते हैं, जॉइंटली यूज होते हैं। अब आप समझो ऐसी कौन सी चीजें हैं, टी बनाने के लिए आपको टी लीव्स की जरूरत है, मिल्क, जो लोग शुगर यूज करते हैं शुगर। तो टी बनाने के लिए तीनों चीजें कैसे यूज होंगी, ये जॉइंटली यूज होंगी, एक साथ यूज होंगी। बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन रॉड, ये एक साथ यूज होंगी, इसे कहते हैं जॉइंट डिमांड। इसके अलावा और भी आप लिख सकते हो, कार एंड पेट्रोल, ये एक साथ डिमांड किए जाते हैं। ब्रेड एंड बटर, देखो ये एक चीज, ये अगर आप देखो तो ये फाइनल प्रोडक्ट्स हैं और ये फाइनल प्रोडक्ट्स नहीं, रॉ मटेरियल हैं। बट इनका भी हमने एग्जांपल इसलिए दिया है कि जब बिल्डिंग बन रही होती है, कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, तो ब्रिक की डिमांड भी होती है, सीमेंट की डिमांड भी होती है, आयरन रॉड की भी डिमांड होती है, ये एक साथ डिमांड की जाती है, इसलिए हमने इनको भी एग्जाम्पल में लिया है। अगर आपको टी बना रहे हो तो टी बनाने के लिए टी लीव्स की भी जरूरत पड़ती है, मिल्क की भी जरूरत पड़ती है, शुगर की भी जरूरत पड़ती है। तो ये भी, ये जॉइंट डिमांड की सारे एग्जाम्पल है। कार एंड पेट्रोल ये भी एक साथ यूज किए जाते हैं, ब्रेड एंड बटर ये भी एक साथ यूज किए जाते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें, जैसे आप एसी खरीदते हो तो एसी के साथ स्टेबलाइजर, ठीक है, एसी के साथ स्टेबलाइजर, क्योंकि ये भी एक साथ यूज किए जाते हैं, इनकी भी जॉइंट डिमांड आप कह सकते हो। बिना स्टेबलाइजर के आप एसी नहीं लगाते हो घर में, इस एसी के साथ स्टेबलाइजर आप लगाते हो, तो ये भी आप कह सकते हो जॉइंट डिमांड का पार्ट है। ऐसी चीजें जो एक साथ यूज की जा रही हैं, जब उनकी डिमांड होगी तो एक साथ होगी। तो अगर एक की डिमांड बढ़ेगी तो दूसरे की भी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, एक की डिमांड गिरेगी तो दूसरे की भी डिमांड गिरेगी। हाँ, ये थोड़े से आपने अलग तरीके के एग्जाम्पल दिए हैं, याद रखना, क्योंकि ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स, जो कंज्यूमर अपनी नीड के लिए यूज करता है। और ये हमारे क्या होते हैं ना, ये रॉ मटेरियल्स की तरीके हैं, जिसे जो है सेलर खरीदता है, मैन्युफैक्चरर खरीदता है, ठीक है। ये एक साथ यूज जरूर किए जाते हैं, लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट्स नहीं है, ये किसी और चीज को बनाने में यूज किए जाते हैं। तो जॉइंट डिमांड के लिए बेटर एग्जांपल आप इनको ले लिया करो।
एसी स्टेबलाइजर, ब्रेड बटर और कार एंड पेट्रोल, ये भी एग्जाम्पल है, बट इनसे थोड़ा सा अवॉइड करो इनको, ठीक है। ये भी एक साथ यूज हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये भी एक साथ यूज हो रहे हैं, बट इनको इसलिए आप थोड़ा सा अवॉइड करो और इधर पे रहो, ठीक। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो डिराइव डिमांड होता है। डिराइव डिमांड उन चीजों की डिमांड की कहते हैं जो कंज्यूमर नहीं खरीदता है। कंज्यूमर किसी चीज की डिमांड करता है, ठीक है, कंज्यूमर ने कहा हमें हाउस चाहिए, ठीक, तो बिल्डर जो कि एक मैन्युफैक्चरर है ये कहता है ठीक है हम आपको हाउस देंगे। भाई बिल्डर इसके लिए सेलर है ना, सप्लायर है, इसने कहा हम आपको हाउस देंगे। और हाउस को बनाने के लिए इसको जरूरत किस चीज की पड़ेगी? रॉ मटेरियल्स की, ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन रॉड। कभी सुना है कोई दुकान पे गया कि भैया 2-4 ईंटें दे दो? क्यों भाई? ऐसे ही बस। एक सरिया दे दो जरा लंबी सी, क्यों भाई? बस ऐसे ही। सीमेंट दे दो, क्यों? जेब में रख के टहलना, वेट बढ़ नहीं रहा है, सोचा पॉकेट में थोड़ी सीमेंट रख लें, भारी हो जाएंगे। कभी ऐसा सुना है? नहीं होता है ना ऐसा। ये चीजों की कोई डायरेक्ट डिमांड नहीं होती है। कंज्यूमर ने हाउस की डिमांड करी है, उस हाउस की डिमांड को पूरा करने के लिए बिल्डर इसकी डिमांड करता है। तो इनकी जो डिमांड है वो डिराइव डिमांड है। तो डिराइव डिमांड जो होती है अक्सर वो सेलर या मैन्युफैक्चरर करता है और वो किसी और चीज की डिमांड को पूरा करने के लिए करता है। तो इनकी डायरेक्ट डिमांड कभी नहीं होती। डिमांड फॉर दीज प्रोडक्ट अराइजेस बिकॉज ऑफ डिमांड ऑफ सम अदर प्रोडक्ट। तो किसी और प्रोडक्ट की डिमांड को पूरा करने के लिए इन चीजों की डिमांड की जाती है। हमने इसीलिए उसको वहां से हटवा दिया, हमने इसको आप इधर रखो ताकि आप कंफ्यूज मत हो। घर की डिमांड को पूरा करने के लिए इनकी डिमांड हो रही है, डिराइव डिमांड है। अब ये एक साथ डिमांड किए जा रहे हैं, वो जॉइंट डिमांड भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो डिराइव डिमांड क्लियर है। अब जैसे हमने कहा कि भाई हमें शर्ट चाहिए, तो शर्ट को बनाने के लिए फैब्रिक की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर लेदर बैग्स की डिमांड बढ़ रही है तो फिर जो लेदर बैग्स बनाने वाली मशीन्स हैं, जो उनके वर्कर हैं, जो रॉ मटेरियल है, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो वो सारी डिमांड होती है डिराइव डिमांड। तो डिराइव डिमांड हमेशा याद रखना रॉ मटेरियल्स की डिमांड होती है जिनको यूज करके फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो अगर फाइनल प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी ना तो इनको भी कोई डिमांड नहीं करेगा। ये होता है हमारा डिराइव डिमांड, ठीक है। फिर आता है फिफ्थ हमारा कॉम्पोजिट डिमांड। ये क्या है? डिमांड फॉर गुड्स, डिमांड फॉर अ कमोडिटी, which have multiple uses। अब ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं? सबसे पहले देखो मिल्क। मिल्क के बहुत से यूज हैं। आप जो लोग दूध पीते हैं वो एक तो सिंपल सा यूज हो गया, फिर उसके बाद उसकी चाय बनती है, उसकी कॉफी बनती है, उसका आप दही बनाते हो, उसका आप घी भी उससे निकलता है, मक्खन भी उससे बनता है, उससे आप मिठाइयाँ भी बना सकते हो। तो कहने का मतलब मिल्क के बहुत से यूज हैं। तो अक्सर लोग जब दूध खरीदते हैं तो उसके मल्टीपर्पज को देखते हुए खरीदते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ चाय बननी है, नहीं, दूध ज़्यादा मंगाओ, गर्मी का टाइम आ रहा है, इससे दही भी जमाएंगे, ठीक है, और क्या कहते हैं, इससे घी भी घर पे निकल आएगा, दूध थोड़ा ज़्यादा मंगाओ। तो ये हो गया मिल्क। तो इसकी जब डिमांड होगी तो कॉम्पोजिट डिमांड कहलाएगी। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी के भी बहुत से पर्पज होते हैं। आप एसी उससे चला रहे हो, आप वाटर हीटिंग उससे कर रहे हो, आप कुकिंग भी उससे कर रहे हो, इलेक्ट्रीफाइंग तो हो ही रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इलेक्ट्रिसिटी से कर रहे हो, ठीक है। अब तो गाड़ी भी चला रहे हो इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है, वो भी रिचार्ज कर रहे हो, तो उसकी भी जो डिमांड हो जाएगी वो कॉम्पोजिट डिमांड होगी, क्योंकि इसके क्या होते हैं? मल्टीपल यूजेस होते हैं। सिंपल है ये। तो जैसे जैसे आप यूज बढ़ाते हो वैसे वैसे डिमांड बढ़ती है, आप यूज कम करोगे डिमांड कम हो जाएगी। लास्ट के दो देखते हैं हम लोग, एक्स एंटी डिमांड और एक्स
पोस्ट डिमांड। पोस्ट वर्ड होता है आफ्टर के लिए, एक्स एंटे कहते हैं प्लान्ड, डिजायर्ड, विलिंग। आपके घर में शादी हो रही, दिसंबर में शादी है, नवंबर में शादी, आप अभी से प्लान करने लगते हो कि यार शादी में ये सूट सिलवाएंगे, वैसे कपड़ा कलर का होगा, ये होगा, आप एक लंबी लिस्ट तैयार करते हो। मार्केट जाने से पहले आप एक लिस्ट तैयार करते हो, तो वो होता है एक्स एंटे डिमांड। व्हाट अ कंज्यूमर इज प्लानिंग टू बाय। व्हाट अ कंज्यूमर इज प्लानिंग टू बाय। फिर आप मार्केट जाते हो, पापा से पैसा मिल जाता है कि जाओ अच्छा जाओ शॉपिंग कर लो। अब आपने प्लानिंग करी थी तो करी थी। अब जब मार्केट में गए तो मार्केट में आपको नई नई चीजें दिखती हैं, आप एक कलर सोच के कहते हैं कि हमें ये कलर की ड्रेस सिलवानी, लेकिन जब आप मार्केट में कोई नया कलर दिख गया, कोई नया डिजाइन दिख गया, कोई नया पैटर्न दिख गया, या आप जो सोच के गए थे वो आपके बजट के बाहर है, ठीक है, तो आप अपने बजट के हिसाब से जो ट्रेंड चल रहा होता है, जो कुछ नया दिख जाता है, उसके हिसाब से आप खरीदते हो। तो जो आप एक्चुअली में खरीद के लाते हो वो कहलाता है एक्सपोज डिमांड। व्हाट कंज्यूमर एक्चुअली बाइज। तो जो आप प्लान कर रहे हो वो एक्स एंटे डिमांड, और जो आप खरीद के ला रहे हो वो होती है एक्स पोस्ट डिमांड। तो ये हो गए हमारे सारे टाइप्स ऑफ डिमांड, और आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ठीक है, तो पैकअप करते हैं आज के लिए।